हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन पाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वन शॉट वीडियो। Before watching this video guys, if you haven't watched the chapter number 1 which was gravitation one shot video, then please आप उसको भी एक बार देख लो एंड देन स्विच टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बिकॉज कहना मुझे यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये वाले वीडियो को डायरेक्टली अप्रोच किया होगा। सो आई मस्ट से कि आप लोगों को इसके फर्स्ट वाला वीडियो को भी देखना है। वो चैप्टर 1 के वन शॉट पर है और ये चैप्टर 2 के वन शॉट पर है। साइमल्टेनियसली हम लोग सभी चैप्टर्स के वन शॉट को देख लेंगे। देखो भाई, साइंस 1 में टोटल 10 चैप्टर है। अगर आप लोगों ने 10 दिन भी अपने अपने लाइफ के सिर्फ एक घंटा भी अगर दिया तो 10 दिन में आपके ये 10 ही चैप्टर्स बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है ना, तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है भाई। टेंशन बस दूसरों को देने का। रीजन ये है क्योंकि अंकिता आपके साथ है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस 10 दिन लगातार सारे के सारे चैप्टर्स जो भी है ना, उन सभी के वन शॉट वीडियो को देखना है। रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं। उनको लगता है ये बहुत ही चैप्टर है, बहुत ही हार्ड चैप्टर है, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो आता ही नहीं है। ये सारे कंफ्यूजन अपने दिमाग से भाई एक साइड में निकाल के रख दो। सारे चैप्टर्स को रेगुलरली आप लोग देख लो, सिर्फ एक घंटा आपका जाएगा। अब आपकी लाइफ में आपके पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और उन 24 आवर्स में से अगर आपने एक घंटा भी दे दिया ना, तो भाई इसका बहुत ही ज्यादा आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, राइट। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। हम ज्यादा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे, रीजन ये है क्योंकि पेपर्स काफी ज्यादा नजदीक है भाई। चलिए देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे कि नाम ही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या चीज है भाई। तो याद रखना, इस क्लासिफिकेशन के अंदर में अल्टीमेटली हम लोग पढ़ने क्या वाले, अल्टीमेटली तो हम लोग पीरियोडिक टेबल को ही पढ़ने वाले। तो याद रखना कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर है उसमें अल्टीमेटली हम लोग पीरियोडिक टेबल को ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉबेनर ट्राइड्स को। एक बात आपको याद रखना है कि जितना भी रिड्यूस पार्ट था वो मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि रिड्यूस पार्ट को पढ़ के आपका टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना है। पेपर में जब रिड्यूस पार्ट से कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो क्यों हम रिड्यूस पार्ट को डिस्कस करें, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डॉबेनर ट्राइड्स को कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। डॉबेनर सजेस्टेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू द एटॉमिक मासेस। सबसे पहला और सबसे काम का पॉइंट याद रखना कि डॉबेनर ट्राइड्स जो है, इन्होंने बोला है कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो हमेशा रिलेटेड होती है एटॉमिक मासेस से। दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मासेस। वो सारी चीजें हम सिस्टमैटिकली साइमल्टेनियसली पढ़ने वाले, नो डाउट। लेकिन प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट की वो रिलेटेड होती है एटॉमिक मासेस से, ऐसा कहना है डॉबेनर नाम के साइंटिस्ट का। तो याद रखना कि डॉबेनर नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने पहले जो पॉइंट कहा वो ये है कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है सारे एलिमेंट की वो रिलेट होती है एटॉमिक मासेस से। उसके बाद जैसे कि इसका नाम ही है ट्राइड, ट्राइड का मतलब ही क्या होता है, 3 होता है। मतलब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। मैं 3 एलिमेंट को कंसिडर करती हूँ एक्स वाई जेड, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, ये टोटल हो गए 3 एलिमेंट्स। तो मतलब ये भी मैं कह सकती हूँ कि ये जो है एक्स वाई जेड ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइड्स बोलेंगे। तो याद रखना कि ट्राइड्स का मतलब क्या होता है कि डॉबेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। समझ गया। तो ट्राइड्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखो मुझे क्या कहना है। ये जो साइंटिस्ट थे, मतलब डॉबेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जैसे जो भी एलिमेंट है, लेटर से ए है, बी है और सी है, ऐसे मैंने टोटल 3 एलिमेंट को कंसिडर किया। समझ लो इसका एटॉमिक मास है 19, इसका है 20, इसका है 21। लेटस से इमेजिन करके चलो। तो आप लोगों को जो पहला पॉइंट याद रखना है वो ये है कि डॉबेनर नाम के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो हमेशा रिलेटेड होती है एटॉमिक मास से। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका ये कहना है कि सारे के सारे एलिमेंट जो है 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, और उसको हम लोगों ने ट्राइड्स बोला।
और थर्ड थिंग यहाँ पे जो काम की चीज है वो ये है कि जितने 3 एलिमेंट्स का डॉबेनर नाम के साइंटिस्ट ने ग्रुप बनाया, मतलब ही जो भी ट्राइड्स वाले एलिमेंट है उनमें आपने वो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। मतलब ये देखो 19 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, तो पहले ए को लिखा, फिर 20 उसके बाद आता है तो फिर बी को लिखा, फिर 21 उसके बाद आता है तो सी को। मतलब आपने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप तो बनाया, आपने ट्राइड्स को फॉर्म तो किया, लेकिन किस फॉर्म में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में। समझ गए? समझे या नहीं समझे? तो आप लोगों ने इन सारे के सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाया, ट्राइड को फॉर्म किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। जैसे इसका 19 है तो इसका कम है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। समझे या नहीं समझे? बाकी प्रॉपर्टीज कुछ भी काम के नहीं है। सो ये मेन प्रॉपर्टीज है ना, कि प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड है? एटॉमिक मास से। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप फॉर्म किया, उसको ट्राइड्स बोलते, और तीनों एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं ट्राइड्स में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए आगे देखते हैं। अब जो आगे का पार्ट है वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मतलब आफ्टर डॉबेनर ट्राइड्स नाउ वी आर स्विचिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लेट्स सी व्हाट दिस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एक्चुअली सेज, राइट? चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली इसका जो कहना है वो देखो क्या है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जैसे कि न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज को दिया, इसलिए इसका नाम है न्यूलैंड लॉ है, क्योंकि ये लॉ को न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया। बट यहाँ पे आ रहा है ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता होगा भाई? आप बताओ। ऑक्टेव्स का मतलब 8 होता है। जैसे ट्राइड्स का मतलब 3 होता है, वैसे ही ऑक्टेव्स का मतलब 8 होता है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज, न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। जैसे कि डॉबेनर नाम के साइंटिस्ट ने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन द सेम फैशन जो भी आपके न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। समझ गए? समझे या नहीं समझे भाई? अब देखो इस लॉ का कहना क्या है। इस लॉ का कहना यह है एवरी 8 एलिमेंट had the property similar to that of first। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने लिथियम को कंसिडर किया, लिथियम के बाद में आता है सोडियम। ठीक है, इन द सेम फैशन फिर मैंने कंसिडर किया बेरिलियम को, और बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम। फिर मैंने कंसिडर किया फ्लोरीन को, और फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन। जैसे कि आप सभी को पता होगा ना, हे ली ना करे रब से फरियाद, ये आप सभी को पता है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये चलते जाता है। फिर कल बाहर आई अंडी, ये सब आपको पता है। ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फिर कल बाहर आई अंडी। तो मैंने इस तरीके से एलिमेंट्स को लिखा। अब देखो इस लॉ का कहना क्या है। जो भी इस लॉ का कहना है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। इस लॉ का कहना ये है कि अगर मैं लिथियम के रिस्पेक्ट में सोडियम को देखती हूँ ना, तो लिथियम के एग्जैक्टली 8 नंबर बाद सोडियम आता है। अगर मैं बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम को देखती हूँ तो बेरिलियम के एग्जैक्टली 8 नंबर बाद मैग्नीशियम आता है। अगर मैं फ्लोरीन के बाद क्लोरीन को देखती हूँ तो फ्लोरीन के एग्जैक्टली 8 नंबर बाद क्लोरीन आता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एवरी 8 एलिमेंट, मतलब ही जो प्रॉपर्टी लिथियम की रहेंगी वही प्रॉपर्टी आपको सोडियम भी शो करेगा। रीजन ये है क्योंकि लिथियम के एग्जैक्टली 8 नंबर बाद सोडियम आता है। तो यहाँ पे इसका कहना ये है कि जो भी एवरी 8 एलिमेंट होता है, देखो यहाँ पे लिखा है एवरी 8 एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है और 8वां जो एलिमेंट है, 8 एलिमेंट जो है उनके प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सेम होती है। तो लिथियम के 8 नंबर बाद सोडियम आता है तो इसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसी है। बेरिलियम के 8 नंबर बाद मैग्नीशियम आता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम जैसी है मैग्नीशियम की। और फ्लोरीन के 8 नंबर बाद क्लोरीन आता है, मतलब क्लोरीन की प्रॉपर्टी कैसी है? मैग्नीशियम की, फ्लोरीन के जैसी। समझ गए? तो एवरी 8 एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आपको ये एमसीक्यू का में बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट तक अप्लीकेबल है? तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है। बहुत बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज अप्लीकेबल अप टू, तो याद रखना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है ये अप्लीकेबल होता है ओनली अप टू कैल्शियम।
चलिए आगे देखते हैं। यही वाली चीज मैंने यहाँ पे भी लिख दी है जो मैंने अभी आपको समझाया ना, जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, फिर सोडियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, सभी के लिए ये रूल वैलिड है। ऐसा नहीं कि इनके लिए नहीं होगा, इनके लिए नहीं होगा, सभी के लिए ये वाला रूल कैसा है, वैलिड है। ठीक है, तो एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या कहता है। चलिए देख लेते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को। हाँ, पीरियोडिक टेबल को भाई बहुत सारे लोगों ने बताया। मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट आए, फिर मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट की बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले, फिर मोस्ले नाम के साइंटिस्ट आए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आने लगे, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग देख रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले देख रहे हैं, पहले तो मैं मोस्ले पीरियोडिक टेबल को देखूंगी। तो नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। जिसने पहले बताया उसको स्टडी भी तो पहले करेंगे, और जिसने बाद में बताया उसको स्टडी भी तो बाद में ही करेंगे ना। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को, कि भाई ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहता क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस का। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एलिमेंट्स को आप लोगों ने इस तरीके से अरेंज किया है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इस तरीके से आपने रीअरेंज किया है जैसे वो पीरियोडिक फंक्शन हो एटॉमिक मासेस को। मतलब हर एलिमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करते हो पीरियोडिक टेबल में तो आपको एक पीरियोडिसिटी दिखेंगी उनके एटॉमिक मास में। तो ये कहना है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। तो याद रखना मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहता है कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है हर एक एलिमेंट की, दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा आपको अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा डॉबेनर नाम के साइंटिस्ट का, डॉबेनर ट्राइड्स। इन्होंने भी एटॉमिक मास के बारे में ही बताया था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने भी एटॉमिक मास के बारे में ही बताया। और उसके बाद में अब हम लोग तीसरे नंबर पे देख रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और इन्होंने भी एटॉमिक मास के बारे में ही बताया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। चलिए आगे देखते हैं वर्टिकल कॉलम्स। तो आप लोगों को याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में आपको दो टाइप की चीजें देखने को मिलती है। पहली चीज जो होती है वो होती है वर्टिकल कॉलम्स, और सेकंड चीज जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल रोज। तो ये वाली जो चीजें हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स। और याद रखना कि जो वर्टिकल कॉलम्स होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस का, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आफ्टर दैट वी लुक कि बेसिकली जो भी वर्टिकल कॉलम्स है, जो भी ऐसी लाइन है उसको ग्रुप्स बोला जाता है, और जो भी हॉरिजॉन्टल रोज है उसको पीरियड्स बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कि जो भी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है इसके कुछ मेरिट्स है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हर चीज के कुछ ना कुछ, जैसे हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी होती है और कुछ ना कुछ उसकी खराब आदतें भी होती है। ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ भाई, मेरे अंदर बिल्कुल भी कोई खराबी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। हर इंसान के अंदर में अच्छी बातें तो होती है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ खराब बातें भी होती है, तभी तो वो इंसान है। तो वैसे ही हर एक लॉ में कुछ ना कुछ मेरिट्स तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को, कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में भाई ऐसे कौन से मेरिट्स है। चलिए तो 3 मेरिट्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरिट्स मतलब ही हम उसकी अच्छाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। Atomic masses of some element were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties। मतलब जो भी एटॉमिक मासेस थे कुछ एलिमेंट्स का, उनको रिवाइज करवाया गया। रिवाइज करवाया गया मतलब ही उनको चेंज करवाया गया। तो कुछ एटॉमिक मासेस जो थे उनको चेंज करवाया गया और उनको प्रॉपर प्लेस दी गई पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि इससे पहले जितने भी लॉज थे, जैसे कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डॉबेनर ट्राइड्स, इन्होंने परफेक्ट पोजीशन नहीं दी थी सारे एलिमेंट्स की। तो बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्स पोजीशन नहीं हुए थे। तो मेरिट्स जो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का वो ये कहता है कि एटॉमिक मासेस जो है कुछ एलिमेंट्स के, उनको रिवाइज करवाया गया, उनको चेंज करवाया गया और उनको प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड की गई पीरियोडिक टेबल में।
ये फर्स्ट मेरिट है। सेकंड मेरिट ये है कि मेंडलीव ने वैकेंट प्लेसेस रखे थे। वैकेंट प्लेसेस को ही आप लोग एम्प्टी स्पेसेस या एम्प्टी प्लेसेस भी बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल में, उन एलिमेंट्स के लिए जो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये मेंडलीव्स की खास बात थी। मेंडलीव थॉट कि बेसिकली कुछ एलिमेंट्स ऐसे एट प्रेजेंट भी हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो मेंडलीव ने सोचा कि क्यों ना भाई उनके लिए मैं वैकेंट स्पेसेस रख दूं, उनके लिए एम्प्टी स्पेसेस रख दूं, कि जब वो एलिमेंट फ्यूचर में जाकर डिस्कवर होंगे तो उनको अपन प्रॉपरली प्लेस कर देंगे। अब यहाँ से भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन देखो क्या आता है। क्वेश्चन ये आता है भाई कि जो ई का बोरॉन है इसका एक और नाम क्या है। तो याद रखना कि ई का बोरॉन का एक और नाम क्या होता है, स्कैंडियम होता है। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, कि ई का बोरॉन का नाम ही स्कैंडियम भी होता है। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक में भी था क्वेश्चन, राइट। फिर इसी के साथ साथ अगर आप देखते हो तो कोरिलेशन में भी था और एमसीक्यूज में भी था। वही अगर मैं बात करती हूँ ई का एल्यूमिनियम की, तो ई का एल्यूमिनियम का जो एक और नाम था भाई वो था गैलियम, ठीक है। इसी के बाद में जो ई का सिलिकॉन है, ई का सिलिकॉन का एक और नाम क्या होता है, जर्मेनियम। तो ये सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि पेपर में यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो ई का बोरॉन को ही स्कैंडियम भी बोला जाता है, ई का एल्यूमिनियम को गैलियम भी बोला जाता है, और ई का सिलिकॉन को जर्मेनियम भी बोला जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में याद कर लो, बहुत बार यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हाउएवर नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन वर डिस्कवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। चलिए, अब मेरिट्स तो पढ़ लिए भाई, अच्छा या तो पढ़ लिया, अब खराबी तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो कि बेसिकली डी मेरिट्स क्या क्या है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। तो होल एटॉमिक मास ऑफ द, हाँ, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है भाई कि जो कोबाल्ट है और इसी के साथ साथ जो निकल है, इनका पता है क्या होता है, इनका बेसिकली एटॉमिक मास जो है ना वो सेम है। मतलब कोबाल्ट का एटॉमिक मास और निकल का एटॉमिक मास सेम है। इसका लगभग आता है 28 2 कितना होता है, 2 16, 56 के आसपास कुछ तो भी आएगा, हाँ 57 या 58 कुछ तो भी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि दोनों का ही एटॉमिक मास कैसा है, सेम है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मेंडलीव को भी लोगों ने ये पूछा कि भाई जब कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास सेम है तो फिर इनको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे इनको पोजीशन देंगे पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास नंबर और ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस वैल्यू। अब ये दोनों एलिमेंट कोबाल्ट और निकल का तो एटॉमिक मास में, तो आप इनको कैसे क्या पीरियोडिक टेबल में प्लेस करेंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर बात की जाए आइसोटोप्स की, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होता है। क्योंकि बेसिकली मेंडलीव का कहना यह है कि जो भी एटॉमिक मासेस होता है उसके हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती है, उसके हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती है, ऐसा इसका कहना है। बट अगर मैं सपोज बात करती हूँ लेटस से आइसोटोप्स की, आप समझ लो कार्बन के आइसोटोप्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कार्बन के तो भाई बहुत सारे आइसोटोप है। पहला है C12 है, C13 है, C14 है, बहुत सारे कार्बन के आइसोटोप्स तो होते ही है। तो अब यहाँ पे आपने ये देखा कि कार्बन का पहला वाला जो आइसोटोप है उसमें एटॉमिक मास नंबर 12 है, सेकेंड आइसोटोप में एटॉमिक मास नंबर 13 है और थर्ड आइसोटोप में एटॉमिक मास नंबर 14 है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कार्बन के तीनों आइसोटोप में एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट क्या है, कार्बन है। मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि भले इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है। फिर इनको कैसे क्या प्लेस करेंगे पीरियोडिक टेबल में वो भी उसने नहीं बताया। और लास्ट में था व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो एटॉमिक मासेस तो वहां पे यूनिफॉर्म दिख ही नहीं रहा है, एटॉमिक मासेस कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है। तो पहला डीमेरिट, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास सेम है तो इनको कैसे क्या प्लेस करेंगे पीरियोडिक टेबल में। सेकेंड डीमेरिट, अगर बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो भले उनके एटॉमिक मास का वैल्यू डिफरेंट है लेकिन है तो सारे के सारे सेम एलिमेंट ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ना, कैसे क्यों प्लेस करेंगे पीरियोडिक टेबल में। और तीसरा पॉइंट, अगर भाई सारे के सारे अपन देखते हैं पीरियोडिक टेबल को तो यहाँ पे आपको एटॉमिक मास यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है।
फिर उसके बाद में जो फोर्थ डीमेरिट है उसको मैंने नेक्स्ट पेज पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये डीमेरिट बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वाले डीमेरिट को। यहाँ से एमसीक्यू आता है पेपर में, या तो डायरेक्ट 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटीज विथ हेलोजन, मतलब जो हाइड्रोजन है भाई वो तो आपको सिमिलैरिटी दिखा रहा है। याद रखना कि जो हाइड्रोजन है वो आपको सिमिलैरिटी दिखा रहा है हेलोजन्स के साथ में भी। इसी के साथ साथ वो आपको सिमिलैरिटी दिखा रहा है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ में भी, जिसको आप अल्कली मेटल्स भी बोलते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो आपको सिमिलैरिटी दिखा रहा है 2 टाइप के एलिमेंट्स के साथ में। पहला है हेलोजन्स, मतलब ही ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, और इसी के साथ साथ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जिनको आप अल्कली मेटल्स भी बोलते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हाइड्रोजन का वो बेसिकली होता है H2, है ना। फ्लोरीन का भी फॉर्मूला होता है F2, क्लोरीन का भी होता है Cl2, ब्रोमीन का होता है Br2, आयोडीन का होता है I2। तो हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के जैसा ही है। तो आप लोगों ने जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किया वो ये है कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला जो है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के जैसा ही है। सेकेंड पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोजन की वो सिमिलर होती है अल्कली मेटल्स की। तो आप लोगों ने देखो क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किए। पहला पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन जो होता है इनका फॉर्मूला जो होता है वो ग्रुप 17 एलिमेंट के जैसा है, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 एलिमेंट के जैसी है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन जो है भाई वो ग्रुप 17 का भी भाई लगता है क्योंकि फॉर्मूला सेम है। हाइड्रोजन जो है भाई वो तो ग्रुप 1 का भी भाई लगता है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अब हाइड्रोजन दोनों का भाई लगता है तो फिर मैं उसको कौन से ग्रुप में डालूं, ग्रुप 17 में डालूं या ग्रुप 1 में डालूं, क्योंकि फॉर्मूला ग्रुप 17 जैसा है और प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 जैसी है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, समझ गए ना। उसके बाद में भाई फिर एंट्री होती है किसकी, राजा की, मतलब ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की होती है एंट्री। तो अब अपन लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कहता है कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई, डॉबेरर ने भी कहा कि एटॉमिक मास, न्यूलैंड ने भी कहा एटॉमिक मास, मेंडलीव ने भी कहा एटॉमिक मास, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर के। अब आगे हम लोग देख रहे हैं बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज। याद रखना, जैसे कि आप सभी को ये बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जो भी हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड बोलते हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो भी वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को ही हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी हॉरिजॉन्टल रोज है उसको आप पीरियड्स बोलते हो, और पीरियड्स टोटल 7 होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी वर्टिकल लाइंस होती है उनको आप ग्रुप्स बोलते हो, और ग्रुप्स टोटल 18 होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो 118 एलिमेंट्स होते हैं। याद रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मतलब ही न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में या तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही आप लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आप लोगों ने देखो क्या देखा कि जब आप पीरियोडिक टेबल को लिखते हो, नो डाउट, तो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे 2 रोज आते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट रो और ये हुआ आपका सेकंड रो, मतलब 2 टाइप के रो आपको दिखते हैं। और ये जो 2 टाइप के रो है ये आपको कहाँ पे दिखते हैं, ये 2 टाइप के रोज जो होते हैं ये आपको पीरियोडिक टेबल के बॉटम में दिखते हैं।
तो ये जो फर्स्ट रो है इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। याद रखना, फर्स्ट रो को हम लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और जो सेकेंड रो यहाँ पे बॉटम में प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज। तो ऐसे टोटल 2 टाइप की सीरीज होती है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, जो भी आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। पहला होता है एस ब्लॉक, सेकंड होता है पी ब्लॉक, थर्ड होता है डी ब्लॉक और फोर्थ होता है एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ऐसे टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। चलिए अब हम लोग सिस्टमैटिकली देखते हैं ये सारे के सारे ब्लॉक्स को। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी एस ब्लॉक होता है बेसिकली उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। जो भी आपका पी ब्लॉक होता है उसमें ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं। जो भी डी ब्लॉक है उसमें ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक आते हैं और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज बॉटम में प्रेजेंट होता है। अब इसको हम लोग एक बार बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। कहना मुझे यहाँ पे ये है कि मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ, ज़रा ध्यान देना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, यहाँ पे ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2 तक के एलिमेंट्स आते हैं, इनको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फिर ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। फिर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और लास्ट में जो भी बॉटम में प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल के, उन्हीं को हम लोग लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, जिसी को आप लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हो। तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने बढ़िया तरीके से अरेंज किया है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं आगे का पार्ट। तो आगे का पार्ट देखो क्या कहता है। आगे का जो पार्ट है वो ये कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही आप ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हो। तो आपको देखो एक बात जो बढ़िया तरीके से याद रखना है वो ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है बेसिकली वो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2 तक के तो आते हैं, नो डाउट। और इसका नाम क्या होता है, अल्कली मेटल्स। याद रखना, इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। फिर जो भी पी ब्लॉक है, एक सेकेंड, अल्कली और अल्कलाइन दोनों आते हैं ना, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी पी ब्लॉक है इनको हम लोग ये आते हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखा डी ब्लॉक को, और जो डी ब्लॉक होते हैं वो आते हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के। और डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम क्या होता है, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। याद रखना कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनको आप लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी बोलते हो। और उसके बाद में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो प्रेजेंट होता है ये तो बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम क्या होता है, इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखने की है। चलिए आगे देखते हैं। अ zigzag line can be drawn in the P block of periodic table. All the metals lie on the left of zigzag line are metals and all the non-metals lies on the right side of zigzag line. इसको समझ लेते हैं क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जो भी आपका P ब्लॉक एलिमेंट है, समझ लो कि ये आपका P ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि P ब्लॉक एलिमेंट में आपको एक zigzag लाइन दिखती है। इस लाइन को मैं क्या बोलती हूँ, इस लाइन को मैं बोलती हूँ zigzag लाइन। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है भाई कि जो भी zigzag लाइन का लेफ्ट वाला पार्ट है P ब्लॉक एलिमेंट में वो मेटल होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे। जो भी zigzag लाइन के राइट साइड में होता है उसको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं P ब्लॉक एलिमेंट में। और जो भी zigzag लाइन के ऊपर में होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसे ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो चलिए डिस्कस करते हैं ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब
क्या भाई क्या रिलेशन है ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1 दैट इज फैमिली ऑफ अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि ग्रुप 1 जो होते हैं उनका एक और नाम क्या होता है, उनका एक और नाम होता है अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसके बाद में इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या बोल रखा है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 1 की, तो जैसे कि इसका नाम ही है 1, मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने रहते हैं, 1, और इसी का एक और नाम क्या है, अल्कली मेटल्स। फिर बताया गया है ग्रुप 2 के बारे में कि जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट है इसमें नाम ही आ रहा है 2, मतलब ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 2, और इसी का एक और नाम क्या होता है, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद में हम लोगों ने देखा ग्रुप 17 को। ठीक है, और जो ग्रुप 17 होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। जैसे कि याद रखना है आपको एक बात, 1 में होता है 1, 2 में होता है 2, 17 में आपको 7 नंबर दिख रहा है। तो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी का नाम क्या होता है, हैलोजेंस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर अब हम लोग देख रहे हैं पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो पहले हम लोगों ने ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा, अब हम पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं। तो जैसे 7 पीरियड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और 18 ग्रुप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब हम लोग इनको देख लेते हैं एक बार। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आप सारे के सारे एलिमेंट्स को ध्यान से कंपेयर करते हो तो हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 है, लिथियम के भी 1 है, सोडियम के भी 1 है, पोटेशियम के भी 1 है। तो ये सारे के सारे सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, है ना। इसका मतलब इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे है, सेम है। फिर आप अगर ग्रुप 2 को देखते हो तो यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ही आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये भी सारे के सारे एलिमेंट जो है ये कैसे है, सेम है। इसलिए इनको, इनमें सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वही अगर आप बोरॉन और एल्यूमिनियम को कंसिडर करते हो तो बोरॉन में भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम में भी, मतलब ये भी सेम ग्रुप के। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बता रखा है। फिर उसके बाद में पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही हम लोग आगे का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा द सेम नंबर ऑफ शेल ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द सेम पीरियड। इसका कहना देखो क्या है, इसका कहना ये है कि अगर मैं लेफ्ट से लेके राइट तक के देखती हूँ तो सपोज अगर इसमें 2 शेल है तो लास्ट वाले एलिमेंट में भी 2 ही शेल रहेंगे, बीच में जितने एलिमेंट्स आएंगे उनमें भी 2 ही शेल रहेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में किसी भी एलिमेंट को देखते हो, मतलब कि अगर आप पीरियड में किसी भी चीज़ को देखते हो तो उन सभी एलिमेंट्स में जो एक लाइन में आते हैं हॉरिजॉन्टल रो में, उनमें सेम नंबर ऑफ शेल होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड, नेमली ये सारे एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 शेल, हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 शेल के एंड एल शेल। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं क्योंकि मतलब समझे बिना ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। इसका कहना ये है कि अगर मैं एलिमेंट्स को कंसिडर करती हूँ फर्स्ट पीरियड में, अगर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट पीरियड की, फिर मैं बात करती हूँ सेकेंड पीरियड की, फिर मैं बात करती हूँ थर्ड पीरियड की, और इस तरीके से हम लोग देखते जाते हैं और लास्ट में अपन क्यों रुक जाते हैं, फोर्थ पीरियड को भी ले लेते हैं ना, फोर्थ पीरियड को भी मैंने ले लिया। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि टोटल शेल कितने होते हैं, टोटल शेल होते हैं के, एल, एम और एन। तो फर्स्ट पीरियड में जैसे कि नाम ही है फर्स्ट, है ना, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल होता है और वो शेल कौन सा होगा, के शेल। फिर अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड की, तो नाम है सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पे 2 शेल प्रेजेंट रहेंगे, है ना, और 2 शेल में कौन से शेल आएंगे, के और एल शेल। फिर मैं बात करती हूँ थर्ड पीरियड की, नाम ही है थर्ड, इसका मतलब इसमें टोटल 3 शेल्स प्रेजेंट रहेंगे और कौन से के, एल और एम। फिर अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ पीरियड की, तो नाम ही है फोर्थ, इसका मतलब इसमें टोटल 4 शेल्स प्रेजेंट रहेंगे और वो कौन से रहेंगे, के, एल, एम और एन।
तो इस तरीके से ये होते हैं आपके पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक दूसरे के साथ रिलेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट। आगे हम लोगों ने ये देखा है एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल 2 elements are present in the first period and 8 elements are present in the second period. The third period also contain 8 number of electrons. चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो एक चीज़ ऑब्जर्व की है, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। के शेल का बेसिकली जो एन का वैल्यू है, याद रखना इस एन का मतलब ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वो 1 होता है क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पे आता है। एल का वैल्यू 2 होता है, एम का वैल्यू 3 होता है और एन का वैल्यू 4 होता है। तो ये हुए आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू। तो अगर आपको निकालने का है इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी, मतलब हर एक शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग के शेल को देखते हो तो के शेल में सिर्फ आप 2 ही इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन से कम डाल सकते, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डाल सकते। वैसे ही एल शेल में भी आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन से कम डाल सकते, 7 डाल सकते, 6 डाल सकते, 5 डाल सकते हैं, बट आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एल शेल में फिल नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, 10 नहीं डाल सकते, 7 डाल सकते, कम डाल सकते, ज़्यादा नहीं डाल सकते। वैसे ही एम की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है और एन की 32 की। और इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी को हम लोग निकालते हैं 2n² के फॉर्मूले से, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, n का स्क्वायर करते जाना है और वैल्यू को निकालते जाना है। अब हम लोग देख रहे हैं वैलेंसी कि बेसिकली वैलेंसी क्या होता है। तो याद रखना कि जो भी आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो याद रखना कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल का ही नाम क्या होता है, वैलेंस शेल। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है उसी को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो बेसिकली उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे पोटेशियम को कंसिडर किया, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या देखा, यहाँ पे ये देखा कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28881। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसके वैलेंसी की, तो लास्ट में आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, 1। मतलब ही आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1। इसलिए वैलेंसी भी कितनी रहेंगी, 1। समझे या नहीं समझे। चलिए अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो याद रखना कि जो भी एटॉमिक साइज होता है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ, इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, क्योंकि साइज ही तो एटम का रेडियस है। अगर हम बात करते हैं एटम की, गोल मटल लड्डू जैसा होता है भाई ये। तो अगर मुझे इसके साइज़ के बारे में बताना है, मतलब कि बेसिकली मैं उसके रेडियस के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम एटम के साइज़ की बात करते हैं मतलब ही हम अल्टीमेटली उसके रेडियस की बात कर रहे हैं ना। अब आपको देखो क्या याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है बेसिकली वो डिस्टेंस होता है सेंटर से, मतलब ही न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो भी डिस्टेंस होता है। याद रखना न्यूक्लियस से जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, है ना, याद रखना। और एटॉमिक रेडियस को जनरली हम लोग यूजुअली पिकोमीटर में एक्सप्लेन करते हैं या लिखते हैं। नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम पिकोमीटर में ही उसको रिपोर्ट करते हैं, राइट। 1 पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12 मीटर होता है। अब मुझे सपोज ये एलिमेंट्स को बराबर तरीके से अरेंज करना है, तो मैं इनको कैसे अरेंज करूँगी। तो सबसे पहला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में आएगा, देखो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा क्योंकि 66 नंबर है। ऑक्सीजन के बाद में कौन सा एलिमेंट आएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें 74 एलिमेंट है। उसके बाद में आएगा कार्बन, उसमें 77 है। उसके बाद में आएगा बोरॉन, उसमें 88 है। उसके बाद में आएगा आपका बेरिलियम, उसमें 111 है। और उसके बाद में आएगा लिथियम, उसमें 152 है। तो इस तरीके से आपने एटॉमिक रेडियस को अरेंज किया। ये एटॉमिक रेडियस गलत था, ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बराबर तरीके से एटॉमिक रेडियस के हिसाब से सारे के सारे वैल्यूज़ को क्या करना था, अरेंज करना था। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर को, कि क्या कहता है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो आपको यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, वो हम लोग केमिकल फॉर्मूले से देख के बताते हैं, ठीक है।
चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। द कटायन इज फॉर्म फ्रॉम ए मेटल एंड अनायन इज फॉर्म फ्रॉम ए नॉन मेटल। देखो बेसिकली होता क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मेटल की, तो मेटल क्या करते हैं, मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो मेटल से ही क्या फॉर्म होता है, कटायन। कटायन का मतलब ही क्या होता है, मेटल के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझे या नहीं समझे। वही अगर मैं बात करती हूँ नॉन मेटल की, तो याद रखना नॉन मेटल जो होते हैं वो मेटल के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। मतलब ही अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो नॉन मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। और कटायन के जगह पे क्या फॉर्म होगा, अनायन। अब कटायन में चार्ज होता है पॉजिटिव, तो अनायन में क्या फॉर्म होगा, कोई भी आयन ले लो, नेगेटिव चार्ज। तो बस इतना याद रखो कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और उनसे कटायन बनता है। मतलब ही ऐसा स्पेसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनसे अनायन बनता है। मतलब ही ऐसा स्पेसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। उसके बाद में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो देख लो क्या है। वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या क्या देखा, जरा ध्यान से देखना। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। आप सभी को पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो भी आपका एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है ना। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते जा रहा है। अब एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज क्यों होता है वो भी मैं बता देती हूँ। रीज़न यहाँ पे ये होता है क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जाता है। सारी की सारी चीज़ें मैं एक ही चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते जाता है। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जाएगा इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचेगा और उसी की वजह से साइज क्या क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। मतलब ही न्यूक्लियस के ऊपर का जो चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और साइज कम कम होते जाता है। इसी के साथ साथ सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज होती है। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ बेसिकली होता क्या है। कहना मुझे यहाँ पे ये है, इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है। मेरे को बस इतना ही बताना है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, एक मिनट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। पूरी चीज़ें मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझा रही हूँ। ये है लेफ्ट और ये है राइट। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो भी न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब ही न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज, सबसे पहली बात तो वो इंक्रीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है मतलब ही न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज इंक्रीज होता है तो बेसिकली जो वो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ। मतलब ही हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। जिसके वजह से जो भी आपका एटॉमिक साइज है, जिसको आप एटॉमिक रेडियस भी बोलते हो, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। सबसे पहली और सबसे काम की बात। तो लेफ्ट टू राइट जाने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, जिसके वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जिसका साइज बड़ा होता है भाई उसका दिल भी कैसा होता है, बड़ा होता है। तो आप साइज को दिल से जोड़ दो, तो जिसका साइज होता है बड़ा उसका दिल भी होता है बड़ा, और जिसका दिल बड़ा होता है वो बहुत दान करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करता है। इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि लेफ्ट वाला जो स्पेसीज है इसका दिल कैसा है, बहुत बड़ा।
इसका साइज भी कैसा है, बहुत बड़ा। इसका डोनेशन पावर भी कैसा रहेगा, बहुत बड़ा। वो बहुत ज़्यादा डोनेट करेगा, बहुत ज़्यादा दान करेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली दे देगा। और वही अगर मैं बात करती हूँ लेफ़्ट टू राइट जाने पर, तो साइज कम कम होते जा रहा है। इसका मतलब जो डोनेशन पावर है, डोनेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होते जा रही है, कम कम होते जा रही है। इसी का मतलब जो भी आपका मेटालिक कैरेक्टर है ना भाई, मेटालिक कैरेक्टर, वो भी कैसा होते जा रहा है, कम कम। इसी का मतलब जो भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर है भाई, वो क्या होते जाएगा, वो इंक्रीज होते जाएगा। क्योंकि मेटालिक का ही उल्टा क्या होता है, नॉन मेटालिक। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। अगर साइज कम कम होते जाएगा तो दिल भी कम कम होते जाएगा, दिल का साइज भी कम कम होते जाएगा, डोनेशन भी कम कम होते जाएगा, डोनेटिंग पावर भी कम कम होते जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होते जाएगा, कम कम। अगर मेटालिक कैरेक्टर होता है कम कम, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। अब भाई मैं बात करती हूँ टॉप टू बॉटम की। बहुत बात कर ली लेफ्ट टू राइट की, चलिए भाई अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम की, कि टॉप टू बॉटम में ऐसा क्या हो रहा है भाई। चलिए चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम की। तो टॉप टू बॉटम में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप ऊपर से लेके नीचे जाते हो, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये देखा भाई कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। रीज़न यहाँ पे ये है कि जो नंबर ऑफ शेल है ना, वो इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। ये है इसके लिए, ये इसके लिए है जो येलो कलर से मैंने लिखा है। नंबर ऑफ शेल्स आर एडेड अप, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ऐड होते जाते हैं जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, मतलब ये ऊपर से नीचे। अब अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो नंबर ऑफ शेल ऐड होते जा रहे, इसका मतलब आपको साइज कैसा दिख रहा है, इंक्रीज होते हुए। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आप लोग ये बता दो भाई, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर। दिल का साइज भी बढ़ते जा रहा है, डोनेशन पावर भी बढ़ते जाएगी, दान भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो नंबर ऑफ शेल ऐड होते जा रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जा रहा है। अगर साइज बढ़ता है तो दिल भी बढ़ता है, देने का पावर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी डोनेशन पावर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। और अगर डोनेशन पावर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पावर अगर इंक्रीज होता है तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज। और अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो जो भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ना, बता दो भाई उसका क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे समझा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। चलिए अब ये जितने भी पॉइंट्स थे ना भाई, ये सारे के सारे थ्योरी बड़ी बोरिंग है। ये सारी की सारी थ्योरी को मैंने एक ही डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया भाई। तो अब ये थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सब समझा दिया। अब देखते हैं ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। तो ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली में देखते हैं आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, द ग्रुप 17 एलिमेंट्स कंटेन्स द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली, ऑल ऑफ देम हैव द फॉर्मूला। यहाँ से बहुत बार पेपर में MCQ आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, द ग्रुप 17 एलिमेंट कंटेन्स द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली, ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फॉर्मूला। मतलब इनका ये कहना है कि जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है X2। तो अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, जैसे कि फ्लोरीन आता है तो F2, क्लोरीन आता है तो Cl2, ब्रोमीन आता है तो Br2 और आयोडीन आता है तो I2। अब जो फ्लोरीन होता है भाई, आपको याद रखना है कि वो गैस होता है, क्लोरीन भी गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है। यहाँ से बहुत बार पेपर में MCQ पूछा जाता है कि बताओ फ्लोरीन कैसे फॉर्म में होता है, बताओ ब्रोमीन कैसे फॉर्म में होता है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक में भी थे, तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
मैंने भाई अपना एकदम बेस्ट दिया जिससे मैं आपको इस चैप्टर को एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिड्यूस पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, बिंदास तरीके से खुद भी पढ़ो, सभी की पढ़ाई होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।